बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अपने साथियों और दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। आज की ये प्रेस को दी जाने वाली ब्रेकिंग में मेरे साथ हैदराबाद से रुकन कौमी असम्बली लीम भाई और अदील भाई चैम्बर के सदर, ये दोनों मौजूद हैं। इनका बहुत मशकूर हूँ अपने दीगर साथियों के साथ। आज आपसे मुखातिब होने का मौका इस लिहाज से अहम है कि एज चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी ऑन इंडस्ट्रीज़ एंड प्रोडक्शन और नेशनल असेंबली के रुकन की हैसियत से ये पाकिस्तान का हैदराबाद और सिंध का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। इसकी क्या सिंध की पूरी इंडस्ट्री, जिसकी वजह से सिंध के लोग बेरोज़गारी का शदीद शिकार हैं, इस सारी सूरत हाल में सबसे पहले तो मैं तवज्जो दिलाऊंगा सिंध हुकूमत को। सिंध हुकूमत के जितने दावे हैं इस सारे सिलसिले में, मैं समझता हूँ उसकी कोई दावों में हकीकत मौजूद नहीं है। वो इस वक्त इधर तवज्जो देना, इस वक्त सिंध हुकूमत जो पिछले 15 साल से मुतलकुल अन्नान हुक्मरान है, बार बार उनकी हुकूमत है, मरकज़ में भी उनके पास इख्तियारात हैं, और सिंध के लोग बशमूल लाड़काना और नवाब शाह, हैदराबाद और कराची का तो पूछिए ही नहीं आप। मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि बिलावल भुट्टो साहब ने लाड़काना में भी एक इंडस्ट्रियल जोन और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में इंडस्ट्रियल जोन्स का ऐलान किया था, लेकिन उनकी कोई तस्वीर हमें कहीं नजर नहीं आती। कागज में अगर सिंध हुकूमत ने ये काम कर दिए तो अलग बात है। मरकजी हुकूमत की तरफ आता हूं मैं। मरकजी हुकूमत की तवज्जो सिंध के सबसे अहम मसला वो है हेस्को और के इलेक्ट्रिक। इंडस्ट्री को किसी सूरत में ना बिजली मिल रही है प्रॉपर, ना कराची में पानी मिल रहा है। के इलेक्ट्रिक को सब्सिडी दी गई थी कोई पीरियड के लिए, वो थी तो 40 अरब की, लेकिन उन्होंने एडमिट किया कि 33 अरब की। हाई कोर्ट से स्टे लिया उन्होंने, पहले वो स्टे रिजेक्ट हुआ, उनकी पिटीशन रिजेक्ट हुई। उसके बाद उन्होंने नेपरा ट्रिब्यूनल से स्टे लिया, वो खत्म हुआ तो अब वो चले गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट। ये तो के इलेक्ट्रिक का चेहरा है। हेस्को का चेहरा आप खूब अच्छी तरीके से जानते हैं, पाकिस्तान की तमाम आईपीबीस की तरह इसका चेहरा भी ऐसे साफ है। मैं तो SIFC से ये मुतालबा करूंगा कि तमाम रिजर्वेशंस के बावजूद इन आईपीबीस के अगेंस्ट इनका सीवियर फोरेंसिक ऑडिट होना चाहिए। 2000 अरब से ऊपर इनकी वसूली बाकी है। 1000 अरब से ज़्यादा हम
कंज्यूमर्स हर साल जुर्माना भुगतते हैं। मैं इसको जुर्माना ही कहूँगा, 1000 अरब से ऊपर का हम जुर्माना भरते हैं। इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज़ की तबाही की जिम्मेदार ये IPPs हैं, के इलेक्ट्रिक है। इनका सीरियस फॉरेंसिक ऑडिट होना चाहिए। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। इनको जो कुछ पे हो चुका है, अब ये बड़े आसानी से कह रहे हैं कि जनाब आप हमसे वापस ले लें। बड़ी आसानी से कह रहे हैं क्योंकि खा कमा गए, इनकी हलकों तक भरा हुआ है, इनसे वापस निकालना है। मैं समझता हूं कि हमारी मुल्क की मईशत की तबाही में इनका एक अहम हाथ है। इसके लिए हमने, जब से हमें मौका मिला है, हम स्टैंडिंग कमेटी की 3 मीटिंग्स कर चुके हैं ऑलरेडी। इसमें हमने सबको तलब किया है। अब लेटेस्ट नेप्रा से हमने बड़ी डिटेल मीटिंग्स की हैं। MQM इन सारे मामलात पे खामोश बैठने वाली पार्टी नहीं है। MQM इन ज्यादतियों पे इंशाअल्लाह अज़ीज़ पूरी पाकिस्तानी कौम की आवाज़ बनेगी और ख़ास तौर पे सिंध के लोगों के साथ, सिंध की इंडस्ट्री के साथ, सिंध के नौजवानों के साथ जो कुछ हो रहा है इसकी आवाज़ बनेगी। सिर्फ आवाज़ नहीं, हम हर इदारे को पूरी तरीके से झंझोड़ेंगे, उनको हकीकत हाल से बाखबर रखेंगे। असेंबली हो, सेनेट हो, प्रोविंशियल असेंबली हो, आप सब जगहों पे देख रहे होंगे कि MQM की परफॉर्मेंस अबव एवरीथिंग। हम नॉर्मल सूरत हाल में नहीं है। पाकिस्तान की मईशत आज नॉर्मल सूरत हाल में नहीं है। इस मईशत को सहारा देने के लिए हम मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं। हम मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास को बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं और हम इस मकसद के लिए अपने लोगों के साथ बिला तफरीक रंग व नस्ल और ज़बान हम पूरी तरीके से इस मामले को बार बार उठाएंगे, बार बार झिझोड़ेंगे। और अगर हम बैठे हुए हैं हुकूमत के साथ तो हुकूमत कतई तौर पे ये ना समझें कि हम हर बात पे अमन्ना सदक ना करेंगे। हम अपने लोगों की इंशाअल्लाह अज़ीज़ आवाज़ बनेंगे। अब मैं आपकी तवज्जो दिलाऊंगा कि FBR और टैक्स इश्यूज़ की तरफ। इन्होंने ताजिर दोस्त स्कीम लाई। मैंने सबसे पहले असेंबली में बजट सेशन के अंदर ये कहा कि ये स्कीम नाकाम हो जाएगी। ऑन रिकॉर्ड हूँ मैं इस बात के ऊपर। उसके बाद MQM ने पूरी तरीके से इस मसले को FBR और दीगर फोरम्स में उठाया। आज देखिए वो स्कीम बुनियादी तौर पे नाकाम हो गई। उसका फ्लॉ क्या था? उसका फ्लॉ ये होता कि अगर आप यहाँ किसी बाज़ार को उठा लें, उन्होंने कहा इस बाज़ार के अंदर तो हम 50,000 से देंगे, नोटिस निकाल दिए। नोटिस 60,000 से देंगे कराची के बाज़ारों के लिए, निकाल दिए नोटिस। अरे भाई, वहाँ पे कोई गरीब आदमी भी कारोबार कर रहा है, चाय वाला भी है, वहाँ पर किराने स्टोर भी हैं, वहाँ पे ज्वेलर्स भी हैं। आप किस तरीके से हाथी घोड़े सबको एक ही लाइन में खड़े कर रहे हैं? आपने सेक्टर वाइज इस मसले को किसी सूरत के अंदर एड्रेस नहीं किया। कराची कहते हैं कि सबसे ज़्यादा टैक्स पे करने वाला है। आज मैं आपको सही हकीकत हाल बताता हूँ। हम 70% टैक्स देते थे फेडरल गवर्नमेंट को, आज वो टैक्स रिड्यूस होते होते 58% तक आ गया है। क्यों? काम ही नहीं हो रहा है, बिजली नहीं, पानी नहीं, गैस नहीं। और सेम आज मैं गया था ये टेस्ट डेक के अंदर, यहाँ पर एक इदारा है जो स्टेट ऑफ द आर्ट इदारा है इंजीनियरिंग का, उसको बंद कर दिया गया है। हमने तो वैसे
उसको खुलवा के देखा। ज़बरदस्ती मैंने लाहौर इस्लामाबाद फ़ोन किया कि मैं आया हूँ भाई, मैं इसको देखना चाहता हूँ अंदर से क्या है। अफसोसनाक बात है, इतना अच्छा इदारा, उस इदारे को बंद कर दिया गया है। चैम्बर उसको लेकर, उनके साथ अंडरस्टैंडिंग थी जब ये इदारा बना कि ये चैम्बर के हवाले किया जाएगा और चैम्बर इसको रन करेगी, लेकिन हमारे मुल्क के तमाम इदारों का यही हाल है। इसको बंद करने की पूरी साजिश हो रही है। हैदराबाद के ऐसे तमाम इदारों को जिनको बंद करने की कोशिश की जाएगी, यहाँ के हम जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, हैदराबाद के भी, सिंध के भी, हम पीपल्स पार्टी की तरह काबे खरगोश में नहीं रहेंगे। हम उनको एड्रेस करेंगे, हम इन मामलात को देखेंगे और पूरी तरीके से इन मामलात पर काम करेंगे। मैं समझता हूँ कि हमारे कोलिशन पार्टनर्स हैं पीपल्स पार्टी, मैं उनको दावत देता हूँ कि इन तमाम मसलों पर हमारे साथ ताउन करें। हम नेचुरल अलाइज हैं, पीपल्स पार्टी और MQM नेचुरल अलाई हैं इस सूबे के। हमारी लीडरशिप ने बार बार इस बात पे एम्फेसाइज किया है, लेकिन पीपल्स पार्टी जिस तरीके से इख्तदार में अपने मामला चला रही है, उसको इस बात का कोई एहसास नहीं है, उसको कोई एहसास नहीं है। आप सिंध असेंबली की भी प्रोसीडिंग्स को देख लें, उसमें भी वो हमको प्रॉपरली अकोमोडेट नहीं करते। लेकिन हम फिर से बता रहे हैं कि हमारे सब्र का इम्तिहान न लो। हम जो सब्र कर रहे हैं इसका इम्तिहान न लो। हम आपकी कमी कोताहियों को समझते हैं। अभी सेम इशू है स्टील मिल का। स्टील मिल के इशू के ऊपर भी हम पूरी तरह से कोऑपरेट कर रहे हैं। स्टील मिल की बंदिश, स्टील मिल को स्क्रैप करने की साजिश, इसके आगे हम खड़े में। हम ये नहीं कहते कि ये मिल पूरी तरह से चल जाएगी। ये पिछले भट्टो साहब ने, शहीद ने ये काम किया था। आज उस काम की कैफियत यह है कि उसको कभी अपग्रेड नहीं किया गया, किसी हुकूमत ने अपग्रेड नहीं किया। पूरे 40-50 साल की इस स्पैन के अंदर उसको अपग्रेडिंग हुई नहीं। उसके 28 शोबाजात हैं, यूनिट्स हैं, जिसमें से अंदाज़ा है कि हमने स्टैंडिंग कमेटी के अंदर एक्सपर्ट्स को बुलाया, लास्ट उन एक्सपर्ट्स को बुलाया जिन्होंने इस पे काम किया था और 2008-2009 में 19 अरब रुपए का नफ़ा दिया था, जिसके सारे लोन्स 10 अरब से फारिग कर दिए गए थे। ये स्टैंड अप कर रही थी, लेकिन आपको मालूम है 2008-2009 में क्या हुआ। उसके बाद स्टील मिल में जो लोग बिठा दिए गए, उन्होंने जिस अंदाज में इसको हैंडल किया, आज उसकी तस्वीर मौजूद है। अगर प्रॉपरली स्टील मिल पे काम होता तो शायद भट्टो साहब की रूह भी खुश होती। उन्होंने, मैं तो बरमला कहता हूँ कि पाकिस्तान के लिए उन्होंने बड़े बड़े काम किए हैं। उनके कामों को कोई झुटला नहीं सकता, लेकिन जो हालात आज पैदा कर दिए गए हैं इसके अंदर अब ये कहते हैं कि नई स्टील मिल बनाएंगे। रशियंस आ गए, उन्होंने ऑफर्स दिए हैं। मैं खुद भी इस प्रोसेस में शामिल हूँ। इंशाअल्लाह अज़ीज़, जहाँ तक MQM का ताल्लुक़ है, MQM आपको रिजल्ट्स देगी। हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम समझते हैं, हम काम करना जानते हैं और इंशाअल्लाह अज़ीज़ काम करके बताएंगे। मैं उम्मीद रखता हूँ कि हैदराबाद से उठने वाली ये आवाज़ जो आपके वसासत से पूरे मुल्क में जाएगी, हम इस आवाज़ को यहाँ की तरक्की के अंदर शामिल हाल करेंगे और अच्छे रिजल्ट्स देंगे। शुक्रिया। ये इदारे के मुताबिक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मौजूद प्रेस, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के मोअज़्ज़िज़
साथियों, अस्सलाम वालेकुम। अभी आपसे सैयद हफीज़ुद्दीन भाई MNA, हक परस्त MNA, वो मुखातिब थे और गुफ्तगू के दौरान वो एक इदारे की तरफ उन्होंने इशारा किया जो उन्होंने विज़िट किया। तो मैं उस इदारे के मुतालिक कुछ मालूमात फराहम करना चाहता हूँ। हैदराबाद इंजीनियरिंग सपोर्ट सेंटर ये सिंध स्मॉल इंडस्ट्रियल एक्सटेंशन भूसड़ी मोड़ पर वाक़ है। ये इदारा 2017 में इस्टेब्लिश हुआ और ये एक प्रोजेक्ट था। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इसको फाइनेंस किया और इसका बुनियादी मकसद स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री इंटरप्राइजेस को हाई टेक सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना था। ये इदारा फंक्शनल रहा। इसमें तकरीबन 18 मुलाजमीन सर्व कर रहे थे और MOU के मुताबिक जो है 3 साल के बाद यानी 2020 में वर्किंग मैकेनिज़्म इसका शिफ्ट होना था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की शक्ल में चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ। 2020 के बाद से काफ़ी कोशिशें की गई। मुतादिद बार जो है मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़ एंड प्रोडक्शन को लेटर लिखे गए और जो एक प्रोजेक्ट को डील कर रहा था इदारा मिनिस्ट्री का, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन एंड स्किल्स डेवलपमेंट कंपनी लाहौर, वहाँ वाक़ है ये। तो उनकी तरफ से जो है मुतबादिल जो है इस प्रोजेक्ट को नेगलेक्ट किया गया और एक स्टेज ऐसी आ गई कि 2022 से ये इदारा जो है गैर फाल हो चुका। इसकी कारकर्दगी के मुताबिक अगर बतलाया जाए कि 3 साल के दौरान इस इदारे ने जो है इस प्रोजेक्ट्स के तहत जो है तकरीबन 1000 स्टूडेंट्स को ट्रेन किया गया। जब ये फंक्शनल था उस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ। और इस इदारे ने 10,000 के करीब सनती पार्ट्स जो हैं वो मैन्युफैक्चर किए। तलबा जिनको ट्रेनिंग दी गई वो नेशनली और इंटरनेशनली मुख्तलिफ पोस्टों पर काम कर रहे हैं। गोया कि ये कहा जाए कि इस इदारे की मदद से हमारे वो बच्चे और बच्चियां जो इस वक्त बेरोज़गार हैं और आजकल IT की तालीम आम है, IT की अफायत आप लोग सब जानते हैं, तो हमें इस प्रोजेक्ट से महरूम किया जा रहा है। MKM पाकिस्तान ने इसका नोटिस लिया है और इस प्रोजेक्ट को जो नज़रअंदाज किया गया, हम इस प्रोजेक्ट को फंक्शनल कराने के लिए कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए आज हमारे दरमियान हफीज़ भाई जो हैं, जो कि इंडस्ट्रीज़ एंड प्रोडक्शन स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन भी हैं, उनको मदऊ किया गया। उन्होंने विज़िट की और विज़िट करने के बाद नेक्स्ट अमल जो होगा वो डेफिनेटली मिनिस्ट्री के साथ इस मैटर को टेकअप किया जाएगा और इस इदारे को जिसको ये बंद करने की तरफ जा रहे हैं, इंशाअल्लाह अनकरीब जो है ये इदारा यहाँ फंक्शन भी होगा और इससे हमारे वो तलबा और तालिबात
जो बेरोज़गार भी रहते हैं या उनको अपना एक फुर्सत का टाइम मिलता है, इसमें ट्रेनिंग हासिल करेंगे, मुख्तलिफ सर्टिफिकेट्स यहाँ से मिलेंगे और आगे जाकर इंशाअल्लाह मुल्क और कौम की तरक्की में उनका एक अहम रोल होगा। तो मैंने मुख्तसरन जो है उस इदारे की निशानदेही कर ली है। इसमें मज़ीद रोशनी डालने के लिए अदील भाई जो हैं बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको बताने का मकसद या यहाँ पे आने का मकसद यही था कि ये हैदराबाद का बहुत ही कीमती इदारा था और लगभग अगर मैं इसकी मशीनरी की बात करूँ तो ये कोई 50 से 60 करोड़ रुपए की मशीनरी है जो वहाँ पर इस टाइम के ऊपर इंस्टॉल हुई हुई है। और क्योंकि इस इदारे का डायरेक्ट सनत से ताल्लुक़ है। अगर मैं मोटरसाइकिल के इंडिकेटर की बात करूं तो वो भी जो चाइना से इंपोर्ट होता था वो यहाँ की डाई मेकिंग इस इदारे ने बना के हमारी हैदराबाद की मोटरसाइकिल इंडस्ट्री को दी। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप लोग मुझे सही बोल करते रहिए। बेहतरीन मोल्डिंग यूनिट्स यहाँ पे मौजूद हैं जो कि हम प्लास्टिक के हवाले से कोई भी मोल्डिंग यूनिट यहाँ पे बना भी सकते हैं। इनफैक्ट जो डाइज बनाने के लिए हमारे पास कराची जाना पड़ता था वो यहाँ पे हैदराबाद में इस सेंटर के अंदर वो मशीनरी मौजूद है जिससे आप उसको डाई कास्ट करके और फिर उसकी फैब्रिकेशन कर सकते हैं। तीसरा, ट्रेनिंग सेशंस इसके अंदर इतने इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग सेशंस होते थे कि जिसकी बिना के ऊपर आप अपने बच्चे को पॉलिश किया करते थे और वो बच्चा जो कि 2-2 हज़ार रियाल की नौकरी करने या 2-2 हज़ार धर्म की नौकरी करने के लिए दुबई या सऊदी अरब जाता था, वही बच्चा 10,000 धर्म और 10,000 रियाल की नौकरी के लिए दुबई और सऊदी अरब के अंदर आपको पिक कर रहा था। तो ये एक और हैदराबाद का नुकसान हो रहा है। फिर वो इदारा दोबारा बंद होने वाला है। मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूँ सैयद हफीज़ुद्दीन भाई का जो कि जिन्होंने इंटरेस्ट लिया, MNA अलीम भाई का जिन्होंने इंटरेस्ट लिया और मेरे साथ उसका विज़िट किया उस इदारे का, जहाँ पे मैंने उनको वो इम्पोर्टेंस दिखाई उस इदारे की और बताया कि खुदारा इसको बंद होने से बचा लें। मैं इकनॉमिक्स की बात करूँ तो वो इदारा 2017 से इस्टेब्लिश हुआ था। हमारे बीच MOUs साइन होने थे हैदराबाद चैम्बर और टेस्डेक के दरमियान, जो कि आप बोलने की बात नहीं है, लेकिन किसी वजह से वो MOU साइन नहीं हो पाया और वो MOU देरी का शिकार हुआ। वो MOU भी मैंने हफीज़ुद्दीन भाई को दिया है कि जी इसको इनिशिएट करें और हैदराबाद चैम्बर इसको ऑन करने को तैयार है। इसकी इकनॉमिक्स ये थी कि 10 लाख रुपए का इनका सैलरी का एक्सपेंस था और 1.5 लाख रुपए का रेवेन्यू या 2 लाख रुपए का रेवेन्यू या मुख्तलिफ मोटरसाइकिल फैक्ट्री को या बैटरी फैक्ट्री को उनके काम करके वहाँ से रेवेन्यू जनरेट कर रहे थे। मैं आप सबके सामने, इस मीडिया के सामने, मैं हफीज़ भाई को कहता हूँ कि जी 10 लाख में हैदराबाद चैम्बर ये इदारा लेने को तैयार है। जो आपका खर्चा है वो पूरा हैदराबाद चैम्बर देगा, लेकिन इस इदारे को बंद ना होने दें क्योंकि इस इदारे ने हैदराबाद के अंदर बड़ा काम किया और हैदराबाद के लिए ये इदारा बहुत ही कीमती है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। लेकिन उसके बाद भी अगर हमारे, क्योंकि ये वफाक से ताल्लुक़ है और इसका सारा मामला मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री से, जिसकी स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन हफीज़ुद्दीन भाई हैं, तो बात यह है कि उनको उनके आगे हमने अपनी अर्ज़ रख दी है और मैं उम्मीद करूँगा कि इंशाअल्लाह ताला आप लोगों की बदौलत भी और हफीज़ भाई की बदौलत भी ये मसला हल हो जाएगा और ये इदारा दोबारा से खड़ा हो जाएगा। इसके इकनॉमिकल जो इशूज़ हैं वो मैंने एड्रेस करके दिए हैं। वो लेटर भी आज मैं दूँगा हफीज़ भाई को कि जिसके अंदर मैं उनको प्रपोजल भी दे रहा हूँ कि जी ये इदारा सेल्फ सफिशेंट है, ये खुद कमा लेगा, लेकिन इसको प्राइवेटाइज तरीके से काम करने दें क्योंकि इसमें इतना पोटेंशियल है। मशीनरी मैं जानता हूँ, मेरा काम है, इंडस्ट्री है, मुझे पता है कि वहाँ पर क्या क्या मशीनरी लगी हुई है। हम किस तरह से अपने हैदराबाद की इंडस्ट्री के लिए काम कर सकते हैं, वहाँ पे ये काम पॉसिबल है, हो सकता है और इस इदारे को बंद होने से रोकना है। आप लोगों से भी दरख्वास्त है कि इस मसले के लिए इकट्ठे रहें और इस मसले के लिए बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाएं ताकि ये हैदराबाद का इदारा बंद होने से बच सके। एक दफ़ा फिर आप लोगों का शुक्रिया। अली भाई किसी और को एक बात मैं तो बहुत मशकूर हूँ हैदराबाद चैम्बर का, दीन भाई का, इन्होंने जो प्रपोज़ल दिया है इस पर पूरी तरह से इंशाअल्लाह अमल दरामद होगा। अल्लाह ने चाहा तो हम पूरी कोशिश करेंगे। आप बताइए। देखिए
देखिए, आपने बहुत सारे सवाल एक साथ कर दिए, लेकिन एक के बाद एक का जवाब देता हूँ। पहले आपका सवाल पहला था इंडस्ट्री से रिलेटेड। देखिए, उन प्लॉट्स और उनके इश्यूज़ आपको मालूम है कि मैं बार बार सिंध हुकूमत को लथाड़ना नहीं चाहता। सिंध हुकूमत से हम ये इशू दोबारा से उठाएंगे और मैं चैम्बर से कहूँगा कि इस पर तवज्जो दिलाएं, हम इसको पूरी तरीके से आगे उठाएंगे। आपसे ये वायदा करते हैं। देखिए, जो क्लोज चैप्टर्स हैं उनको ओपन करेंगे इन पब्लिक इंटरेस्ट, पूरे उसको ओपन करेंगे, उस पर काम करेंगे। अच्छा, दूसरा आपका सवाल था कि मौलाना ने 12-13 सीटें उनकी सेनेट और उसमें हमारी 24 सीटें हैं, 24 सीटें। देखिए, मैं आपको बताऊं कि हम शोर व गुगा से ज़्यादा काम करते हैं। आपको सीधी सी बात बताएं, हम हुकूमत में शामिल हैं। हमारा फ़र्ज़ अखलाकी मामला ये था कि हम अखलाकी दबाव करें। आप देख सकते हैं कि हमारे अरकान, जिन्होंने ख़ासतौर पे फ़ारूक सत्तार भाई ने भी, हमने इस आइनी तरमीम पे भी 140A की अमेंडमेंट की बात की, लेकिन हमारे जो कोलिशन पार्टनर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो 140A को उस तरीके से आगे बढ़ाने पे राज़ी नहीं है जैसे हम चाहते हैं। मुस्लिम लीग ने हमसे डॉक्यूमेंट साइन किया है, दूसरी पार्टीज़ भी हमारे साथ पूरी तरीके से इस इशू पे शामिल है कि फॉर डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स, हम निचली सतह तक हम तो कहते हैं साफ अल्फाज में, हम गली कूचे में अख्तियार लाना चाहते हैं। हम अख्तियार को गली कूचे में लाना चाहते हैं। उसके लिए अमेंडमेंट बिल हमने दाखिल किया हुआ है। हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल मौजूद है। जिस तरीके से हिंदुस्तान के अंदर डिवोल्यूशन ऑफ पावर हुआ 92 के अंदर, उसी तरीके से हम मुतालबा करते हैं कि नीचे तक इख्तियारात जाने चाहिए, क्योंकि असल मसला लोगों का गली कूचों में मसला वहाँ पे, पानी का मसला वहाँ है, बिजली का मसला वहाँ है, आम आदमी का सेहत का मसला वहाँ है। इन मसाइल को हल होना चाहिए, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। जी ज़रा हमीद भाई चलें। आगे आगे देखिए होता है क्या, समझे ना, इब्तिदाए खैर होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। MQM ऐसी पार्टी नहीं है। मैं आपको वाज़े अल्फाज में एक बात कह रहा हूँ, इसकी पुरानी तारीख हो या आज की, आप देखेंगे कि जब दमादम मस्त कलंदर होगा तो फिर ये सब भूल जाएंगे। हमारे सब्र का मज़ीद इम्तिहान न लें। हम जानते हैं लोगों की मुश्किलात और मुसीबतों को, हम बार बार शराफत से मुतालबा कर रहे हैं। अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा तो टेढ़ी उंगली से घी निकालेंगे। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, देखिए मैं आपकी बात तस्लीम करता हूँ। असल में हालात ऐसे पैदा हुए, हालात की सितम ज़रीफ़ी ने हमें उस जगह पे पहुंचा दिया जहां हम अपनी बात करने के काबिल नहीं रहे। आज PTI बात करती है कि उन पे जुल्म हो रहा है। जो कुछ MQM के पास के ऊपर हुआ है 2016 के बाद से, उसकी कोई नज़ीर पाकिस्तान की तारीख में नहीं मिलती। आज भी हमारे गुमशुदा लोग हैं, आज भी हम उनको ढूंढ रहे हैं, आज भी माएँ बहनें कब्रिस्तान भरा पड़ा हुआ है। हम जिन मुश्किलों से गुजरे हमें मालूम है। हम इस वजह से इंतहाई सब्र और शराफत से काम ले रहे हैं। मैं फिर वक्त बोलूँगा, शराफत से काम ले रहे हैं, हमें सारे काम आते हैं।
देखिए, इसरा के इशू को मैं पूरी तरीके से समझा हुआ हूँ और असेंबली में ये इशू फुल्ली डिस्कस हुआ है इसरा का। और हुकूमत सिंध को जो मायदा लास्ट हुआ है उसी मायदे पे अमल कराने के लिए एम्फसाइज करना चाहिए। इसके लिए एक स्पेशल कमेटी भी बनी है। हम उन तमाम मायदों की अफादियत को समझते हैं पानी की तकसीम के, और हम इस प्लेटफॉर्म से भी मुतालबा करते हैं कि वो जो माजी के माहदे हुए हैं पानी की तकसीम के ऊपर, जिस तरीके से पानी की तकसीम का मामला तय हुआ है उसको ना छेड़ा जाए। देखिए, नून लीग ने तो हमसे मायदा किया इस मसले पे, और जहाँ तक पीपल्स पार्टी का रहा उसकी अननोन रिजर्वेशंस हैं। मैं समझता हूँ कि अगर पीपल्स पार्टी चाहे तो ये इशू आगे बढ़ सकता है। हम ओपन हैं उनसे हर मसले पे बात करने के लिए। हम चाहते हैं कि ये पावर्स नीचे तक जाएं। बल्दियाती हुकूक देखें, जब तक यूसी चेयरमैन रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा हमारी पानी, बिजली, गैस का, उस वक्त तक ये इश्यूज रिजॉल्व नहीं हो सकते। सारे के सारे पावर्स आके चीफ मिनिस्टर के पास, चीफ मिनिस्टर हाउस में मुंजमद हो जाते हैं। वो जहाँ चाहते हैं अपने पावर्स को इस्तेमाल करते हैं। उनके सवाबदीदी अख्तियारात है। पाकिस्तान के ये 4-5 जो चीफ मिनिस्टर्स हैं वही सब कुछ हैं इस मुल्क के अंदर। उनको क्या मालूम है कि नीचे लोग किस हाल के अंदर हैं, जो मुसीबतें आ रही हैं। फंड्स की देखिए, मैंने खुद मूव किया था सिंध असेंबली के अंदर प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन के लिए। उन्होंने प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन तो बना दिया, शर्जील साहब ने खड़े होकर कहा हम बना देंगे, लेकिन अवार्ड नहीं आया। बदकिस्मती देखें, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन तो बना दिया लेकिन कोई अवार्ड ही नहीं दिया। 2008 के बाद से आज तक कोई अवार्ड नहीं आया है। 2012 के पास से कोई अवार्ड नहीं आया। तो ये तो सिंध हुकूमत के सोचने की बातें हैं। हम तो पार्लिमानी तर्ज हुकूमत में अपने आप को समझते हैं कि हम प्रॉपरली एजिटेट कर रहे हैं। हमारे अरकान असेंबली सिंध के अंदर उनकी परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं। हम फुल्ली एजिटेट कर रहे हैं हर इशू के ऊपर। देखिए, ये तो इस मुल्क के अवाम फैसला करेंगे। इस मुल्क के अवाम ने एक फ़ैसला किया है, हम उस मुल्क के उसके ताबे हैं। और हम समझते हैं जमहूरियत की बका इसी में है कि हम इस सिस्टम को चलता हुआ देखना चाहते हैं। और पूरी उम्मीद है कि तमाम पार्टियां पूरी तरीके से इन तमाम मामलात पर अमल करेंगी। हमारे एग्रीमेंट से देखिए, हम फेडरल गवर्नमेंट के अंदर फुल्ली एक्टिव पार्टनर हैं। हमने IPPs के इशू के ऊपर नेपरा से लेके प्राइम मिनिस्टर से लेके सबसे बार आपको उसके असरात अभी मिलने लगेंगे। हमने वर्किंग की है, हमने अपना केस पेश किया है, हमने बताया है किस तरीके से इन इश्यूज़ को एड्रेस किया जा सकता है और मरकज़ी हुकूमत इस पर अमल कर रही है। मैं तो सबसे अहम बात ये करूँगा कि देखिए, अभी 10 रुपये इन्होंने अपने पेट्रोलियम प्रोडक्ट के ऊपर उमूमी तौर पे दिए, कम किए हैं। भाई आप इंटरनेशनल मार्केट को देखें, उससे कहीं ज़्यादा कम होना चाहिए था।
वो काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम सब पे इम्फेसाइज करेंगे, आइंदा आने वाली असेंबली के इजलास में ये इश्यूज़ उठेंगे और उठने के बाद इस पे मैं समझता हूँ हमारे प्राइम मिनिस्टर एड्रेस करते हैं इन इश्यूज़ को, और वो कर रहे हैं। जी जी देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको उसका नतीजा मिलेगा। मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ कि हम इस पे पूरी तरीके से काम कर रहे हैं। हम सिर्फ आवाज़ें नहीं उठा रहे हैं, हम आवाज़ नहीं उठा रहे, हम काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह आपको मिलेगा। आज आपको जंग की जो मेन हेडिंग है उसी को पढ़ लें, उससे अंदाज़ा हो जाएगा किन लोगों का काम है ये। आपने निशानदेही की, इसका नोटिस लेंगे सीरियस। जी देखिए, मेरा तो एक ही मौक़िफ़ है, तमाम क़वानीन के बमूजिब पार्लियामेंट एक बाइख्तियार इदारा है, उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। फंडामेंटल इश्यूज़ जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, उसके ऊपर तो पार्लियामेंट कोई ऐसा काम नहीं कर सकती अमेंडमेंट, लेकिन पार्लियामेंट एक बाइख्तियार अदारा है। उसने इलेक्शन एक्ट के अंदर तरमीम की है, उस तरमीम पे स्पीकर ने इलेक्शन कमीशन को एक तफसीली लेटर लिखा है। उनका एक मौक़िफ़ है, वो पार्लियामेंट का मौक़िफ़ है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो अपहेल्ड होगा।